के चैनल नंबर 500 अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं, वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फसलों से अच्छी उपज लेने के लिए जरूरी है मिट्टी परीक्षण। कम एरिया से अधिक लाभ के लिए अपनाएं हाइड्रोपोनिक तकनीक। किसान भाइयों, अगर आपको कम लागत में फसलों से अच्छा उत्पादन लेना है तो फसलों की बुआई करने से पहले एक बार अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाना जरूरी है, क्योंकि मिट्टी परीक्षण कराने के बाद ही आपको पता चलेगा कि फसल में कितनी मात्रा में किस खाद उर्वरक का प्रयोग करना है। तो चलिए मिट्टी परीक्षण की विधि के बारे में जानते हैं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर अजीत कुमार सिंह से। मिट्टी जांच आज के संदर्भ में देखा जाए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सरकारें भी बहुत ज़्यादा इस पे जोर दे रही हैं कि मिट्टी जांच किसानों के द्वार तक पहुँचे। रही बात मिट्टी जांच की, तो आज के संदर्भ में देखा जाए कि मिट्टी में जिस प्रकार से रसायन का कहने मतलब सिर्फ रासायनिक खाद ही नहीं है, रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक, किसी भी तरह का रसायन का जो गलत तरीके से व्यवहार किया गया है, इसलिए मिट्टी की जो 3 अवस्थाएं होती है, भौतिक, रासायनिक और जैविक अवस्थाएं, तीनों अवस्थाओं में बहुत ही गिरावट दर्ज की गई है। दिनों दिन मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती चली जा रही है और एक हम लोगों के सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज आके उभर चुका है। इस संदर्भ में देखा जाए तो मिट्टी जांच आज के समय में बहुत ही आवश्यक है। मिट्टी जांच किसान भाइयों को जरूर करानी चाहिए। मिट्टी जांच कराने से ये मालूम हो जाता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति कैसी, इसमें किस किस पोषक तत्व की कमी है या किस किस पोषक तत्व की अधिकता है। मिट्टी का नमूना कैसे लें? मिट्टी परीक्षण के लिए नमूना एकत्र करने में इस प्रकार की सावधानियां रखना आवश्यक है। जैसे प्रत्येक खेत से अलग अलग नमूना लें। अगर एक ही खेत की मिट्टी देखने में अलग अलग हो या उसमें फसल की वृद्धि तथा उत्पादन में अंतर हो तो भी मिट्टी का नमूना अलग अलग लें। यदि कतारों में फसल बोई गई है तो कतारों के बीच से नमूना लें। आमतौर पर एक खेत से मिलाकर एक नमूना लें, लेकिन जमीन यदि 1 हेक्टेयर से अधिक हो तो 1 से अधिक नमूना लेना चाहिए। मिट्टी का नमूना बर्मा या खुरपी की सहायता से लें। मिट्टी का नमूना लेते किसान भाइयों से यही ध्यान रखना चाहिए कि वो खेत की मेड़ से थोड़ा 1 फीट 1.5 फीट छोड़ के नमूना लेना चाहिए।
फसल के लेना है तो 6 इंच तक का ही नमूना लेना चाहिए। भी आकार का गड्ढा बनेगा, उसमें मिट्टी को आप फेंक दें, 1 इंच पतला तो उसको मिट्टी का काट लें और उसको 10 से 12 जगह से मिट्टी का नमूना जब हम ले लेंगे तो 2-2.5 किलो मिट्टी का नमूना हो जाएगा। और नमूना को हम अपना छाए में सुखाना, धूप में नहीं सुखाना, छाए में सुखा के तो नमूना ले। एक समान यदि खेत है तो उसमें मिट्टी का नमूना लेना चाहिए। इस तरह सभी 10 से 15 निर्धारित स्थानों से नमूना लेकर सबको एक स्थान पर रखकर अच्छी प्रकार से मिला लें। इसके 4 भाग कर दें और 2 भाग हटा दें तथा आमने सामने के शेष 2 भागों को फिर से मिला दें। इसके फिर से 4 भाग कर दें और 2 भाग को हटा दें। इस तरह ये प्रक्रिया तब तक करते रहें जब तक कि ये करीब 500 ग्राम मिट्टी न बन जाए। इस मिट्टी को प्लास्टिक या कपड़े के थैले में भर लें। मिट्टी के साथ सूचना पत्र लगाएं। हर नमूने के साथ अलग अलग सूचना पत्र लगाकर, जो कि मिट्टी के संपर्क में न हो, इसमें निम्न बातें अंकित करें। सूचना है अपना नाम, पता, गांव, ये सब देने के साथ साथ 2-3 चीज मुख्य है वो जरूर देना चाहिए किसान भाइयों को। कौन सी फसल मिट्टी नमूना जब ली गई थी उसके पहले कौन सी फसल लगी थी, मिट्टी नमूना के बाद कौन सी फसल ली जानी है और कितने क्षेत्रफल के लिए अनुशंसा चाहिए। यदि आप अनुशंसा नहीं करेंगे तो उसमें क्या होता है कि अनुशंसा 1 हेक्टेयर के हिसाब से हो जाएगा। 250 डिसमिल यदि डिसमिल में करें तो आप कितने क्षेत्र में वो फसल लगाना चाहते हो उसका भी वो दिए। और एक चीज़ और, वो क्षेत्रफल जहाँ पे आप नमूना लिया गया वो सिंचित है कि असिंचित है, ये इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इन सब के आधार पे आप पोषक तत्व क्या आपके मिट्टी में उपलब्ध है उसके आधार पे आपका अनुशंसा जाएगा, उसके अनुसार आप खेती करें। अब दूसरा प्रश्न इसमें आता है कि मिट्टी जांच किसान भाई कहाँ पे कराएं। तो मिट्टी जांच कराने के लिए हर एक हमारे देश में कृषि विज्ञान केंद्र हैं। सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में आप संपर्क करके मिट्टी जांच करा सकते हैं। कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि विश्वविद्यालयों के संपर्क में मिट्टी जांच करा सकते हैं। राज्य सरकार के कई सारे प्रयोगशालाएं हैं हर प्रदेशों में, वहाँ पे आप हम किसान भाई जाके मिट्टी जांच करा सकते हैं। और ये पूरी तरह अभी के समय में निःशुल्क है, ये निःशुल्क है, मिट्टी जांच का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। आप किसान भाई वहाँ पे मिट्टी जांच करा के अपनी खेती के अनुसार कर सकते हैं। नमूना लेने एवं रखने में विशेष सावधानियां। नमूने को धूप में तथा उर्वरकों के बोरों पर नहीं सुखाना चाहिए और न ही उन्हें उर्वरकों के संपर्क में लाना चाहिए। खाद या कंपोस्ट के गड्ढों, मेढ़ों, सिंचाई की नालियों, पेड़ के नीचे की देरी आदि से नमूना कदापि नहीं लेना चाहिए। में सॉइल हेल्थ कार्ड में आज के डेट में 12 पोषक तत्वों की जांच की जाती है। EC, pH, ऑर्गेनिक कार्बन, NPK, कैल्शियम, ये सल्फर हुआ, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, तो टोटल 12 पोषक तत्वों की इसमें जांच की जाती है। वो जांच करने के बाद फिर उसको सॉइल हेल्थ कार्ड का एक गवर्नमेंट की साइट है, इन्फॉर्मेशन को उस पर जो जांच के बाद आती है उसको अब डेटा एंट्री होता है। डेटा एंट्री के आधार पे, क्षेत्र विशेष के आधार पे जो सूचनाएं दी गई उन सूचनाओं को आधार रखते हुए एक अनुशंसा की जाती है और किसान भाइयों तक सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है। किसान भाई सॉइल हेल्थ कार्ड के अनुशंसा के आधार करेंगे। मैं पहले भी बताया कि इनकी मिट्टी की उर्वरता शक्ति तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, हमारा उत्पादकता भी बढ़ेगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, हजारों। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हर क्षेत्र में आज नई नई तकनीकों का विकास हो रहा है और कृषि में भी कृषि वैज्ञानिक लगातार कुछ नया कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों में हाइड्रोपोनिक तकनीक काफी सफल हो रही है। ये ऐसी तकनीक है जिसमें बिना मिट्टी के फसलों का उत्पादन लिया जाता है। आइए इस तकनीक के बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि अभियंता विकास कुमार सिंह से। देश के लगभग सभी क्षेत्रों में शहरीकरण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे खेती की जमीन कम होती जा रही है।
इससे भविष्य में खाद्यान्न उत्पादन पर असर भी पड़ सकता है। हालांकि बदलते दौर में पैदा होने वाली नई चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक लगातार शोध कार्यों में जुटे रहते हैं और इन्हीं प्रयासों से अब वैज्ञानिकों ने बिना मिट्टी के खेती करने की तकनीक विकसित की है। इस तकनीक को सॉइललेस कल्टीवेशन कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे हाइड्रोपोनिक्स यानी जल कृषि नाम दिया है। इसमें क्या करते हैं हम, सॉइललेस कल्टीवेशन इसको बोलते हैं, बिना मिट्टी की खेती, यानी कि इसमें आपको मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है सबस्ट्रेट कल्चर। सबस्ट्रेट कल्चर में हम आपका जो कुछ सॉइललेस सबस्ट्रेट होते हैं, जैसे कि आपका वर्मी कंपोस्ट हो गया, कोकोपीट हो गया, परलाइट हो गया, जियोलाइट हो गया, ये सारी चीज़ें हम यूज करके एक फिक्स मात्रा में यूज करते हैं और उसको उपयोग करके हम खेती उसमें करते हैं, क्रॉप लगाते हैं। तो एक तो आपका ये तरीका हो गया। दूसरा हो गया कि हाइड्रोपोनिक्स, ये एक खेती का अभी सबसे एडवांस तरीका माना जाता है हाइड्रोपोनिक्स। इसमें कि आपका सिर्फ मिट्टी बिल्कुल नहीं यूज करते हैं हम आपका पानी यूज कर सकते हैं। पानी में ही आपका एक सिस्टम इस तरह से होता है कि हमारा जो क्रॉप है, जो प्लांट्स लगे हुए हैं, वो प्लांट्स को हम सिर्फ पानी में, उसकी जड़ें सिर्फ पानी में डूबी हुई रहती हैं और पानी में ही हम आपका जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे आपका वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ये सारे जो उर्वरक हैं, ये पानी में ही घोल के, और वो पानी लगातार मूव करता रहता है और वो सर्कुलेट होता है। वो पानी वही घूम करके आता है, फिर वो फिल्टर करके हम उसको फिर से उसमें न्यूट्रिशन घोल करके और फिर से वो हम जो आपका प्लांट सिस्टम है उसमें उसको फ्लो कराते हैं। तो इसमें आपका एक तो पानी का जितना आपका ट्रेडिशनल माध्यम से पानी की जितनी खपत होती है, उसका 10 से 15% पानी में ही सिर्फ हम ये खेती कर लेते हैं। इसमें आपका नाइट्रोजन भी, आपका जो जितना भी आपका उर्वरक है वो भी वेस्ट नहीं होता है, पानी की भी इसमें बहुत ज़्यादा बचत होती है। इजराइल, जापान, चीन और अमेरिका आदि देशों के बाद अब भारत में भी यह तकनीक दस्तक दे चुकी है। इसकी सफलता को देखते किसानों के बीच इस तकनीक की मांग तेजी से बढ़ रही है। किसान इस तकनीक से खीरा, टमाटर, पालक, गोभी, शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी जैसे फसलों को उगा सकते हैं। इस तकनीक से खेती करने में मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। इसे केवल पानी में या लकड़ी का बुरादा, बालू अथवा कंकड़ों को पानी में डाला जाता है। उसके बाद अन्य इंतजाम करने होते हैं। सामान्यतया पेड़ पौधे अपने आवश्यक पोषक तत्व जमीन से लेते हैं, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए पौधों में एक विशेष प्रकार का घोल डाला जाता है। और ये कि थोड़ा सा इसको आपको प्रिसाइजली देखना पड़ेगा कि किस तरह से आपका जो पानी फ्लो कर रहा है, तो उसका आपका पीएच और ईसी, 2 चीज़ें ऐसी होती है कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पीएच और ईसी आपके पानी का मेंटेन रहे। बाकी आपको किसी तरह की बीमारी और ये सब बहुत ही कम आती है, क्योंकि ये इंडोर सिस्टम में होता है। पूरा आपका पूरा प्लांट जो इंडोर सिस्टम में रहेगा, जिस वजह से बीमारियां और रोग बहुत कम इसमें लगने के चांसेस होते हैं। हाइड्रोपोनिक्स की तकनीक के कई लाभ हैं, जैसे इस तकनीक से बेहद कम खर्च में पौधे और फसलें उगाई जा सकती हैं। एक अनुमान के अनुसार 5 से 8 इंच ऊंचाई वाले पौधों के लिए प्रति वर्ष 1 रुपए से भी कम खर्च आता है। इस तकनीक में पौधों को आवश्यक पोषक तत्व काफी कम मात्रा में लगते हैं। परंपरागत बागवानी की अपेक्षा हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से बागवानी करने पर पानी का 20% भाग ही पर्याप्त होता है। यदि हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है तो कई तरह की साग सब्जियां बड़े पैमाने पर अपने घरों और बड़ी बड़ी इमारतों में ही उगाई जा सकेंगी। इस विधि से पैदा किए गए पौधों और फसलों का मिट्टी और जमीन से कोई संबंध नहीं होता, इसलिए इनमें बीमारियां कम होती हैं और इसलिए इनके उत्पादन में कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। इस तकनीक से उगाई गई सब्जियां और पौधे अधिक पौष्टिक होते हैं। इस विधि से उगाई गई फसलें और पौधे आधे समय में ही तैयार हो जाते हैं। जमीन में उगाए जाने वाले पौधों की अपेक्षा इस तकनीक में बहुत कम स्थान की आवश्यकता होती है। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। नमस्कार किसान भाई, आज हम लोग बात करेंगे भंडारण के विषय में। फसलों की कटाई के बाद अनाज को विभिन्न स्तरों पर क्षति होती है। भौतिक रूप से
अधिक ताप या नमी से अनाज को नुकसान होता है, जिससे अनाज की पौष्टिकता में कमी आती है। आमतौर पर कीड़ों द्वारा 2.55%, कटाई मढ़ाई द्वारा 1.68%, सूक्ष्म जीवाणु एवं नमी से 0.68%, चूहों द्वारा 2.50%, पशु पक्षियों द्वारा 0.85%, यातायात से 0.15% तथा प्रसंस्करण से 0.92% क्षति होती है। इस प्रकार लगभग भंडारण ठीक प्रकार न हो पाने के कारण अनाज का लगभग 10% का प्रतिवर्ष नुकसान देश में होता है। तो भंडारण मुख्यतः दो वजह से किया जाता है, एक खाने के पर्पज से, उपभोग के लिए, और दूसरा होता है बीज के पर्पज से। तो जैसा कि हमको पता है कि जो हम बीज के लिए हम रख रहे हैं उसमें तो हमको बहुत आसानी रहती है कि भाई हम उसमें कोई भी केमिकल इंसेक्टिसाइड और कोई भी पेस्टिसाइड मिला सकते हैं, लेकिन जब हम उपभोग के लिए करते हैं तो उसमें हम नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि हमको उसको डायरेक्टली हम उसको खाते हैं, उसको हम यूज करते हैं दाल के रूप में और भी विभिन्न तरह से, तो उसके लिए हमको ध्यान बरतना होता है। तो ये जो भंडारण की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है खेत से ही। मुख्यतया जो नुकसान पहुंचाते हैं वो होते हैं कीट। कीटों में 4 अवस्थाएं होता है उसमें एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। तो किसान भाई क्या होता है कि जब भी बोरा वगैरह जिसमें वो संरक्षित करते हैं उसकी सफाई अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसमें जो उसका होता है प्यूपल स्टेज वो उसमें पड़ा रहता है, जिसको किसान भाई आँख से, हम भी कोई आँख से उसको नंगे आँख से नहीं देख सकते हैं। तो जब हम उसको सुखा देते हैं या उसको धूप में हम 24 घंटे 48 घंटे के लिए जब हम रख देते हैं तो उससे हमको ये फ़ायदा होता है कि उस पर जो प्यूपा होते हैं, जो उसका रेस्टिंग स्टेज होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब हम उसमें भर करके ले आके जब हम उसको कहीं भी रखते हैं, संरक्षित करते हैं, तो उसकी आयु बनी रहती है। दूसरी चीज़ होती है, अगर उसमें किसी भी तरह का नमी है दाने में, हमारे चाहे दलहन हो, चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो, कोई भी फसल हो, जब हम संरक्षण के लिए जाते हैं, जब उसमें नमी रहती है तो उसमें विभिन्न तरह की कीट के साथ साथ उसमें बहुत तरह के जो फंगस है, बहुत तरह के जो उसमें वो भी अटैक होते हैं, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी और ख़राब हो जाती है, जिससे कि वो मार्केट में उसका डिमांड कम हो जाता है और उसका हमको जो मिलना है पैसा प्रति किलो वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखने से हमको 2-3 फायदे होते हैं। अनाज भंडारण के पूर्व ध्यान दें। भंडारण गृह या गोदाम को साफ सुथरा कर दीवारों को चूने से पुताई करें। भंडारण घर का फर्श धुलकर अच्छे प्रकार से सुखा लेना चाहिए। दीवार, फर्श, छत को कोई छेद या दरार नहीं होना चाहिए। यदि है तो मरम्मत करें। भंडारण घर की सफाई के साथ कीटों के संक्रमण से मुक्ति कर लें। इसके लिए मेलाथियान 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति 1 लीटर पानी में घोलकर घोल की 3 लीटर मात्रा से 100 वर्ग मीटर क्षेत्र की पुताई या छिड़काव करें। पुराने खाली बोरे, दीवारें, फर्श, पट्टियों, लकड़ी के तख्ते आदि कीटनाशक से छिड़काव द्वारा कीट संक्रमण से मुक्त करें। भंडारित अनाज को भली प्रकार साफ कर लें। अनाज, भूसा, धूल, खरपतवार से मुक्त तथा कटा पिटा अनाज भी अलग कर लें। अनाज को कड़े धूप में सुखा लें और ठंडा करके भंडारित करें। भंडारित अनाज में 10 से 12%, दलहन में 8 से 10% और तिलहन में 8 से 10 से नमी होनी चाहिए। बेहतर है कि अगर हम जो भी बोरे रखने वाले हैं उसके नीचे प्लास्टिक का एक लेयर, एक शीट बिछा दें, या अगर हमारे पास उपलब्ध है तो सबसे बेहतर है कि लकड़ी का हम कोई उस तरह का उसको ऊंचा स्थान, ज़मीन से उसको हम थोड़ा ऊंचा रखें, जिसकी वजह से उसमें नमी न आने पाए। वहाँ पे उसके बाद हम बोरों का भंडारण करें, जिससे कि सुचारू रूप से हम भंडारण कर सकें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव रामपुरा, जिला जयपुर से दिनेश कुमार जी ने। यह कोरोना काल में खेती बाड़ी का कार्य करते समय किन किन सावधानियों को बरतें, इस विषय पर जानकारी चाहते हैं। तो दिनेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जी
जैसा कि हम जानते हैं हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और इन दिनों हम लोग एक महामारी से जूझ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं जीतने का और आने वाले दिनों में ज़रूर हम लोग जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन अभी हम लोगों को लड़ाई जारी रखना है। हमारे जो किसान बंधु हैं इनसे घबराए नहीं और भारत सरकार का निर्देश है उसमें हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को प्राथमिकता दें और जो भी कृषि कार्य है जैसे बीज का बुआई हो या निकाई गुड़ाई हो या फसल की कटाई हो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ज़रूर हम लोग जीतेंगे इस लड़ाई से और अच्छी खेती को हम लोग प्राप्त करेंगे। खेत में कार्य करते वक्त किसानों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो साबुन से हाथ जरूर धोते रहें। इसके अतिरिक्त खेत में खाद या फिर कीटनाशक के अलावा अगर बोरी आदि में कुछ आवश्यक सामग्री ले जा रहे हों तो उसे सैनिटाइज जरूर कर लें। तो वहीं खेत पर कोई अनजान श्रमिक आ जाए तो फिर उसे खेत पर आने से रोकें ताकि इस वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। और जैसा कि किसान बंधु अब तक अवगत हो चुके हैं कि इस बीमारी में सोशल डिस्टेंसिंग का और सैनिटाइजिंग का बहुत ही महत्व है। वो जो भी उपकरण यूज कर रहे हैं निश्चित तौर पर अपने भी यूज करते हैं, दूसरे किसानों को भी देते हैं। तो ये अगर कोई किसान यूज करता है उसको पहले सैनिटाइज कर ले, अपने को सैनिटाइज कर ले, उपकरण को सैनिटाइज कर दे, उसके बाद ही दूसरे किसान बंधुओं को दें। इसके अलावा अभी हमारे बहुत सारे किसान बंधु पशुपालन से जुड़े हुए हैं, तो अगर वो जहाँ पर पशु को रखे हुए हैं वहाँ यदि वो प्रवेश कर रहे हैं तो प्रवेश करने के पहले अपने आप को सैनिटाइज करें और मास्क जरूर पहने, ग्लव्स जरूर पहने, पैर में कोई वाटरप्रूफ का जूता अवश्य हो और साथ साथ जो भी हमारे पशुधन उनके लिए जो भी उपकरण यूज किया जा रहा है उसे भी जरूर वो सैनिटाइज कर लें। और जहाँ तक किसान बंधुओं के उत्पाद का बात है आराम से बाज़ार ले जाके बेचें। कहीं भी किसी तरह का अगर दिक्कत हो रहा हो तो स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें ताकि उन्हें पास निर्गत किया जा सके और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आराम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नज़दीक के बाज़ारों में उनको बेच सकते हैं। एक ही ड्रेस को रोजाना न पहने, काम खत्म होने के बाद कपड़ों को अच्छी तरह से धोकर तेज धूप में सुखाकर ही इस्तेमाल करें। साथ ही हो सके तो मशीन एक बार उपयोग में लाने के बाद दोबारा इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथ साबुन से जरूर धो लें। खेत में फसल काटते, खाना खाते समय एक दूसरे व्यक्ति के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए। खाने पीने के बर्तन अलग रखें और हाथों को साबुन से अच्छी तरह से साफ करें। नियमित रूप से साबुन या अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर से हाथों को धोते रहें। खांसते और छींकते समय अपने नाक और मुंह को ढक कर रखें। अगर आप बीमार हैं तो खुद को परिवार के सभी लोगों से अलग कर लें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। दूसरे लोगों से भी उचित दूरी बनाए रखें। काम होने पर घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।